चलो, मेसर्स अरीबा प्राइवेट लिमिटेड हैज अ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा ये अलग लग रहा है मुझे, देखते हैं कितना. बोलो, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ हाउ मच? 36,000 यूनिट्स या 36,000 टॉइस पर एनम. मतलब महीने का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना रहेगा? 3,000. पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहेगा? 3,000. द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर. इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग में भी है, 2-3 क्वेश्चन है, बट ठीक है, चलो ये कॉस्ट शीट में भी हो जाएगा. थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चलेगा. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है? 40 रुपीज पर यूनिट, मतलब 40 रुपीज पर टॉय ऐसा हुआ है. उसके बाद डायरेक्ट लेबर कितना है? बोलो, 30 रुपीज पर यूनिट, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 48,000 पर एनम पर मंथ. मतलब अगर लेबर कॉस्ट 48,000 से कम आता है महीने भर का, तो हो सकता है कि हमने वर्कर को कमिट किया है कि भाई अगर इससे कम भी आ गया तो हम आपको कम से कम 48,000 पे करेंगे. ऐसा होता है क्या कभी कभी कॉस्ट? यस और नो? किसी वर्कर को बोल रहे भाई तुझे पर यूनिट 5 रुपए देंगे, पर यूनिट 5 रुपए. बट अगर तेरा महीने भर का अगर रेम्यूनरेशन 18,000 आ रहा है, ओके, तो हम तुझे कम से कम 25,000 देंगे. बट अगर तुझे पर यूनिट बेसिस पे ही 40,000 मिल रहा है तो 40,000 देंगे. मतलब इट इज जस्ट लाइक अ गारंटीड वेजेस ना यार. समझ, गारंटीड वेजेस समझता है ना. कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई तुझे इतना पैसा दे देंगे हम, पर यूनिट 5 रुपए दे देंगे. बट अगर तेरा टोटल रेम्यूनरेशन महीने भर का अगर वो कितना 48,000 पर मंथ से कम आ रहा है, तो हम तुझे कितना देंगे? 48,000. मतलब इन एनी केस 48,000 पे होगा. तो अगर डायरेक्ट वेजेस एक महीने के 48,000 के ऊपर आए, समझो 59,000 आए, तो कितना पे होगा? 59,000. बट अगर 28,000 आया तो 48,000 पे होगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 48,000. इज दैट क्लियर? चलो आगे पढ़ो. फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड कितना है? बोलो, 3,60,000 पर एनम, मतलब एज गुड एज 30,000 पर मंथ. नेक्स्ट बोलो. देखो, जो फिक्स्ड है वो कभी भी पीरियड के साथ एसोसिएट करने का, समझा क्या? तो 3,60,000 पर एनम मतलब ही 30,000 पर मंथ. आगे बोलो. वेरिएबल कितना है? 10 रुपीज पर यूनिट. ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है. एंड सेमी वेरिएबल भी है कुछ. कितना है? बोलो, 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी. अप टू मतलब तुम अगर कैपेसिटी का 50% ही यूज कर रहे हो तो कितना लगेगा साल भर का? 1,08,000. उसको पर मंथ अपन फाइंड कर सकते हैं, बराबर है ना? यस और नो? एंड एडिशनल ऑफ 46,800 फॉर एवरी, बोलो, 20% इन द कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ. इसको ऑनलाइन करो. इसका मतलब आप बताओ मुझे, जस्ट ध्यान दो मुझे, बताओ अगर समझो मैंने 50% कैपेसिटी यूज कर लिया तो कितना लगेगा? समझा क्या? 1,08,000. यस और नो? एंड अब बताओ अगर मैंने 60% यूज कर लिया तो 1,08,000 प्लस 46,800. अच्छा, मैंने 65% कैपेसिटी यूज कर लिया तो 1,08,000 प्लस 46,800. अच्छा, 68% यूज कर लिया तो भी 1,08,000 प्लस 46,800. बट अगर मैंने 75% यूज कर लिया तो 1,08,000 प्लस 46,800 प्लस 46,800. समझा क्या आप? मतलब फॉर एवरी एडिशनल 20% और पार्ट देयर ऑफ. यस और नो? चलो. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 5,18,400. सही है बच्चों? सेलिंग ओवरहेड्स आर ₹8 पर यूनिट. ईच ऑफ द रॉ मटेरियल इज स्क्रैप विच इज सोल्ड एट अ रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट. तो सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप है ये, सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप. In the year 2019, factory worked at 50% capacity for first 3 months. इसको ऑनलाइन करो. पहले 3 महीने में. तो बताओ पहले 3 महीने में कितने यूनिट्स बनाए? सुनो, 36,000 पर एनम ये पूरा कैपेसिटी है. सुनो तो बच्चों, ये साल भर का है. तो 3 महीने का कितना कैपेसिटी हुआ? कैपेसिटी 9,000 एंड वो 50% यूज किया. मतलब पहले 3 महीने में 4,500 यूनिट बनाए. अरे यार, 36,000 पर एनम कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी है. तो पर मंथ कितना हुआ? 3,000. तो 3 महीने में कितने बनना चाहिए? 9,000. बट कैपेसिटी पूरा यूज किया क्या? नहीं, 50% यूज किया. 4,500. मतलब पहले 3 महीने में 4,500 यूनिट्स बनाए. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड वर्क एट, बोलो, 80% फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स. तो बताओ साल भर का टोटल कितना कैपेसिटी है? 36,000. ले लो कैलसी पे 36,000. तो साल भर में इतने बनने चाहिए, तो इंटू 9/12 करो. तो ये 9 महीने में बनने चाहिए. ये 9 महीने का 100% कैपेसिटी है. कितना है? 27,000. बट 9 महीने का 100% कैपेसिटी यूज किया क्या? नहीं, 80%. तो इंटू 80%, 21,000
तो अगले 9 महीने में 21,600 यूनिट्स बनाए एंड पहले 3 महीने में 4,500 यूनिट्स बनाए, तो साल भर में कितने यूनिट्स बनाए ये भी समझता होगा आपको, 26,100। समझा कि आपको ये? आगे पढ़ो। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ सेलिंग प्राइस इज ₹145, सेलिंग प्राइस पर इन, बट पहले 3 महीने का ही दिया है सिर्फ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट showing prime cost, works cost, cost of production and cost of sales. Calculate the selling price per unit for बोलो remaining 9 months to achieve total annual profit of ₹8,76,700 sorry 600। 10 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। समझता है कि आपने को मैथ्स वगैरह आता है कॉस्टिंग में बोल के, समझता है ना आपने को? बोलो कैसे करना है। अब ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट रट्टा मारने वाले को आएगा क्या? बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसने याद किया है एंड जिसको थोड़ा बहुत मैथ समझता है, भाई 50% क्या रहता है, 70% क्या रहता है, समझता है क्या, उसको जरूर ये क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बोलो कैसे सॉल्व करना है। तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लान हो तो कर लो। ऑब्वियसली तुम सॉल्व नहीं करोगे मैं भी जानता हूं, बट कुछ प्लान बताओ मुझे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो दिया हुआ है, अपन कॉस्ट शीट में डायरेक्ट लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना? अपन कॉस्ट शीट ऐसे बना देते हैं, पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड लिखेंगे, चलेगा? उसमें ऐसे लिखता हूं मैं, पर्टिकुलर्स फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स टोटल, एंड फिर उसमें आएगा मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक जाएंगे वो। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? उतना बताओ क्या बनाएंगे, पर्टिकुलर्स। अब ये रहता है कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, फॉर्मेट अपने को सपने में नहीं आता ना। समझ आया क्या? अकाउंट्स में या एफएम में, ये भी प्रैक्टिकल पेपर्स है, पर उसमें एक राहत आपको है, वो है कि भाई इसमें टेबल क्या बनने वाला है, ये सस्पेंस 99% नहीं होता है। अपने को समझता है इसमें ये टेबल, अकाउंट्स में तो 100% सस्पेंस नहीं होता है, बराबर है कि नहीं? बट कॉस्टिंग में फुल सस्पेंस रहते हो। समझता है क्या? क्या टेबल बनेगा, टेबल बनेगा या नहीं बनेगा, या कैसे सॉल्व करना है। कभी कई बार दोनों तरीके रहते हैं, ये भी करेक्ट है वो भी करेक्ट है। समझता है क्या अपने को? चलो बोलो कैसे बनाएंगे कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर्स फर्स्ट 3 मंथ्स, बोलो नेक्स्ट 9 मंथ्स टोटल, चलेगा? राइट डाउन। कंपनी का नाम लिखो पहले, क्या नाम है? अरीबा प्राइवेट लिमिटेड। मूड है क्या पड़ेगा कुछ, या सब कुछ इजी इजी करेंगे? एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, बस मोटिवेशन देने का रोज, है कि नहीं? बच्चे खुश, अपन खुश, है कि नहीं? एंड रिजल्ट आने के बाद बोलने का वैसे भी सीए टफ था, माँ बाप भी बोलते जाने दे, वैसे भी टफ था। ये जो आईआईटी में जाते हैं नीट का एग्जाम देके, ये कोर्स सीए में आ गए ना बच्चों, पूरे कोर्स को फाड़ के खा जाएंगे। इंस्टीट्यूट को रिजल्ट करना पड़ेगा 80% 90%, ऐसा पेपर लिखेंगे वो। कॉमर्स में है, कॉमर्स के बच्चे हैं, इसलिए सीए की वैल्यू भी बनी हुई है आजकल, क्योंकि अपन है ना सपोर्ट करने के लिए। सीए टफ है, अपन भी टफ है, समझ रहे कि नहीं? एंड सबसे मुझे मतलब बड़ा कॉमेडी लगता है कि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स। कैसे और क्या, आज तक मतलब मैथमेटिकली तो मुझे कभी समझा नहीं। अच्छा कितना रिजल्ट रहता है फाउंडेशन का? 25-30% भी रहता है, कई बार 30% के ऊपर रहता है, कभी रेयरली 15-16% आता है। उसको अपन बहुत टफ बोलते हैं, सुपर टफ बोलते हैं। पूरा इंडिया चिल्लाता है टफ 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 सीए टफ। अच्छा आईआईटी का क्या रिजल्ट रहता है? 12th के बाद में आईआईटी में कितने % लोग जाते? अच्छा कितना लोग नीट का प्रिपरेशन करते हैं और कितना एमबीबीएस को लगते? अच्छा कितना लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं और कितना यूपीएससी के लिए क्रैक करते? उसका परसेंटेज 0.5% भी बहुत ज्यादा हुआ, ऊपर हायर साइड बोल रहा हूं मैं। समझ आई क्या? 2-4 हजार सीट के लिए 7 लाख 8 लाख लोग बैठते, उसमें भी 50% कास्ट रिजर्वेशन होते हैं।
समझ आ गया? एंड सी ए टफ कोर्स कैसे हुआ? अपन है ना टफ करने के लिए, है कि नहीं? एंड बाकी है सपोर्ट करने के लिए, है कि नहीं? टफेस्ट कोर्स कर रहे हैं हम लोग, बलिदान दे रहे रोज, है कि नहीं? पूरी दुनिया दिवाली मना रहे हैं, बट एक बंदा पढ़ रहा है। कौन है वो? सीए स्टूडेंट। अपनी अपनी तारीफ कर रहे, अब लोग तो करने नहीं वाले, है कि नहीं? पूरे बिल्डिंग में सारे लाइट्स बंद है, एक फ्लैट की बिजली चल रही है और एक बंदा उधर पढ़ रहा है। कौन है वो? सीए का बंदा है, पूछने की जरूरत नहीं है। बाकी आईआईटी सो गया, नीट का प्रिपरेशन सो गया, यूपीएससी करने वाला बंदा सो गया, है कि नहीं? कौन पढ़ रहा है? सीए का बंदा, है कि नहीं? उधर लाइट चल रही है बट पता नहीं देख क्या रहा है, है कि नहीं? चलो, मैसेज अरीबा प्राइवेट लिमिटेड, क्या लिखो? कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, बोलो, कुछ दिया नहीं है क्या? ठीक है, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर लिख दो बस, चलेगा क्या? कॉस्ट शीट फॉर द ईयर, ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 2019 दिया है ना उन्होंने, बोलो आगे। पर्टिकुलर्स, 3 कॉलम बनाने का डिसाइड हुआ था ना अपना। पर्टिकुलर्स के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स टोटल, ऐसा अपना डिसाइड हुआ था। पर्टिकुलर्स फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स एंड टोटल। सही है भाई? पर्टिकुलर्स फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स टोटल, मतलब ये टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर आ जाएगा, चलेगा? आप उधर रुपीस लिख देना, पहले 2 कॉलम में भी रुपीस लिख दो लगे तो चलेगा बच्चों? बोलो, कहां से स्टार्ट करेंगे? ए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब बोलो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना रहेगा? वो तो 40 रुपीज पर यूनिट है, बट पहले 3 महीने में कितने यूनिट्स बनाए, नेक्स्ट 9 मंथ्स में कितने यूनिट्स बनाए, वो अभी तक अपन ने कैलकुलेट नहीं किए, कर लेते फिर एक वर्किंग नोट में, चलेगा? तो एक अप्रोक्स कितनी जगह छोड़ना है, आपको थोड़ा बहुत अंदाज आया रहेगा इसका, वो अंदाज ले लो और अपन वर्किंग नोट बनाएंगे, चलेगा बच्चों? चलेगा क्या? बोलो। मेरे ख्याल से एक पेज में होना चाहिए। मैंने कितना, मेरी जगह पे मत जाया करो, हाँ? मैं कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता हूं इधर, समझ रहे कि नहीं? मेरे पास दुनिया में किसी का फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं, ठीक है? मेरे ख्याल से एक पेज बना दो पहले, चलेगा क्या? अगले पेज पे 1-2-4 लाइन छोड़ दो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से एक पेज में होना चाहिए, ऐसा लगता तो है, चलेगा? चलो, क्या वर्किंग नोट में क्या लिखो? वर्किंग नोट में क्या लिखो बोलो? चलो बनाओ वर्किंग नोट 1, अप्रॉक्स एक पेज इसके लिए, कॉस्ट शीट के लिए छोड़ दो एंड बाद में अपन वर्किंग नोट बनाएंगे, चलेगा क्या? क्या बना वर्किंग नोट? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, चलेगा? चलो राइट, इसके नीचे वर्किंग नोट्स ऐसे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ number of units produced, calculation of number of units produced in a year, सही है भाई? चलो बोलो, number of units produced in first 3 months, number of units
प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 3 months, कितना है भाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 3 months? अच्छा सुनो, 36,000 यूनिट्स पर एनम, ये तुम्हारा 100% कैपेसिटी है, इंटू 3/12 किया तो ये 3 महीने का 100% कैपेसिटी है, ये 3 महीने का 100% कैपेसिटी है, यस और नो? एंड बताओ पहले 3 महीने में कितना परसेंट कैपेसिटी यूज किया? बोलो 50%। समझा क्या? बताओ पहले 3 महीने में 50% कैपेसिटी यूज हुआ ना भाई? बोलो कितना आता है? 4,500 यूनिट्स। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन किया था ना यार ये। उसके बाद क्या लिखो? बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट 9 months, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट 9 months। ठीक है बच्चों, बोलो 36,000 यूनिट्स पर एनम, ये साल भर का कैपेसिटी है, इनटू बोलो 9/12, 9/12 ये 9 months का 100% कैपेसिटी है, बट वो 9 months में कितना यूज किया? 80%, तो इंटू 80%, 21,600 यूनिट्स। सही है बच्चों? देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन अ ईयर कितना है? 4,500 प्लस 21,600, आंसर 26,100 यूनिट्स। दीज आर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन अ ईयर। चलो फिर एक वर्किंग नोट में अपन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस तो फाइंड कर चुके, चलेगा बच्चों? सच्ची में तुम क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो क्या? कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, अपने को क्लास में सॉल्व करते लग रहा है कि सर कुछ गड़बड़ में है, फटाफट फिनिश करना है? कुछ नहीं, पूरे बैच में अपना यही स्पीड रहेगा, लास्ट डे भी यही स्पीड रहेगा अपना, समझ रहा है? हाँ चलो बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस तक पहुंच गए अपन। हाँ जाओ फिर अभी मेन आंसर में। पहले 9 महीने में कितने यूनिट्स बनाए बच्चों? 4,500, एंड उसका मटेरियल कॉस्ट 40 रुपीज पर यूनिट है, तो चलो मैं 4,500 इंटू 40 ऐसे लिख देता हूं, चलेगा? अगले 9 महीने में कितने यूनिट्स बनाए? 21,600 इंटू 40 कर देता हूं फिर। सही लिखा क्या मैंने ब्रैकेट में? हाँ भाई, 4,500 यूनिट्स इंटू ₹40 पर यूनिट। ये मटेरियल रॉ मटेरियल एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट 40 रुपए है। फिनिश प्रोडक्ट के एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट 40 रुपए है, समझा क्या? बोलो कितना था ये? 1,80,000, एंड अगले 9 मंथ्स का 8,64,000 टोटल, 10,44,000 इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट। बी। अब क्या लिखो? डायरेक्ट लेबर। अपन कॉस्ट शीट ही बना रहे, समझ रहे हैं ना? सिर्फ आगे एक कॉलम नहीं अमाउंट का, फर्स्ट 3 months, नेक्स्ट 9 months एंड टोटल ऐसा है, समझा क्या? हम वैसे एक साल भर का ही कॉस्ट शीट बना रहे हैं ना। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मैसेज करेंगे ना? अच्छा बाद में करेंगे, अभी करेंगे? अभी कर दूं क्या? वैसे प्राइम कॉस्ट चलो वो भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी कर सकते। क्या लिखो बोलो? स्क्रैप है ना कुछ यहां पे? क्या स्क्रैप है? देखो आप कितना स्क्रैप लिखा है, बोलो बोलो बच्चों। ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इट्स अ स्क्रैप ऑफ ₹5 पर यूनिट, तो लिख देना सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप, सेल ऑफ, बोलो मेरे भाई, रॉ मटेरियल स्क्रैप। रॉ मटेरियल ऐसे उन्होंने बोला है क्या? बोला ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल्स इट्स अ स्क्रैप ऑफ ₹5 पर यूनिट। सही है बच्चों? बोलो फिर अभी वो स्क्रैप अपन सेल करते हैं तो कितना कर दू? 4,500 इंटू 5, यस और नो? कितना था ये? 22,500 निगेटिव होगा ना इसमें, एंड इधर कितना होगा? 21,600 इंटू 5, 1,08,000। ये निगेटिव होगा बच्चों, टोटल बताओ। 1,00,000
30,500। तो अगर मैंने ये a माइनस बी कर दिया या a प्लस बी कर दिया तो क्या होगा, देयरफॉर बोलो ये क्या रहेगा, सी अगर मैंने कर दिया यहीं पे नंबर ले, देयरफॉर नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या लिखो बोलो, नेट कॉस्ट ऑफ, बोलो मेरे भाई, मटेरियल कंज्यूम्ड, नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बोलो कितना है नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना है बच्चों? तुम चाहो तो यहां पे ऐसे माइनस ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर है ना? नहीं पहले फर्स्ट 3 मंथ्स बताओ ना। 1,57,500। नेक्स्ट 7,56,000 टोटल, 9,13,000, 9,13,500। सही है क्या बच्चों? अच्छा तुमने बोला यहां पे कर दिया मैंने, ऐसे अदरवाइज ऐसे भी कर सकते, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर वहां से सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप। समझा क्या आपको ये? यस और नो? अल्टीमेटली प्राइम कॉस्ट के पहले से अपन डिडक्ट कर लेते थे इसको, आपने बोल दिया मैंने कर दिया इधर, कोई उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। चलो बोलो डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्ट लेबर 30 रुपीज पर यूनिट, 30 रुपीज पर यूनिट। तो एक काम कर देना, ऐसे लिख देना इधर, ₹30 पर यूनिट सब्जेक्ट टू बोलो मेरे भाई, मिनिमम ऑफ रुपीज कितना है? 48,000 पर मंथ। हाँ चलो एक मिनट सुनो अभी अच्छे से, 30 रुपीज पर यूनिट है ना बच्चों? हाँ चलो बताओ पहले 3 महीने में कितने यूनिट्स बनाए आपने? 4,500। सब लोग इधर ध्यान दो, बाद में लिखो, ध्यान दो इधर। पहले 3 महीने में कितने यूनिट्स बनाए? 4,500। ले लो कैलसी पे 4,500 इंटू 30 करो, 1,35,000 एंड सब्जेक्ट टू मिनिमम 48,000 पर मंथ, तो 48,000 इंटू 3 करो, 1,44,000। तो बताओ तुम्हारा कितना आया था? 1,35,000 एंड मिनिमम ही है 1,44,000, तो क्या पेएबल होगा? 1,44,000। तो कहने से तुम्हारा जो आंसर आने वाला है नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे और 48,000 पर मंथ, विच एवर इज हायर, क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट, अगले 9 मंथ्स में, वेट, अगले 9 मंथ में कितने यूनिट्स बनाए आपने? 21,600, 21,600 इंटू 30 करो, 6,48,000 एंड मिनिमम 48,000 जो था इंटू 9 करो, ऑब्वियसली उससे कम ही है वो, तो बोलो कितना है? 6,48,000। डू यू एग्री? चलो मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं, मैं सही है क्या हूं क्या बताओ मुझे? 48,000 पर मंथ इंटू 3 से ये कैलकुलेशन हुआ, क्योंकि पर यूनिट बेसिस पे इससे कम आ रहा था। एंड अगले इसमें बोलो 21,600 यूनिट्स इंटू ₹30, इससे जो पर मंथ वाला मिनिमम था उससे ऊपर ही है आंसर ये, इसलिए ऐसा हुआ यहां पे। कितने लोगों को समझा ये? समझा क्या? इट वॉज 30 रुपीज पर यूनिट मेरे भाई, बट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 44,000 पर मंथ, क्या 44 नहीं 48,000 पर मंथ भाई 48,000 इंटू 3 कितना था? 1,44,000 एंड पर यूनिट बेसिस पे इससे कम था ना, तो पेएबल तो मिनिमम करना ही पड़ेगा ना उतना। अगले कॉलम में लेकिन पर यूनिट से क्यों गए आप? क्योंकि जो पर मंथ से मिनिमम था उससे ऊपर पर यूनिट से जा रहा है। यस और नो? बोलो टोटल कितना है फिर ये? 7,92,000। 7,92,000 इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हाँ चलो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तक पहुंचे अपन। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे दिख रहा है? पूरा देख के बताओ भाई, ऐसा कुछ है? नहीं है तो कर देना प्राइम कॉस्ट, सॉरी ये डी कर देना, चलेगा ना बच्चों? राइट ऑन ई, प्राइम कॉस्ट। बोलो भाई प्राइम कॉस्ट क्या लिखो ब्रैकेट में? ए प्लस डी या सी प्लस डी? सी प्लस डी, सी प्लस डी। ए क्यों नहीं समझा ना आपको? वो नेट मटेरियल कंज्यूम ऐड करना पड़ेगा ना, सी प्लस डी प्राइम कॉस्ट। बोलो कितना है? नहीं पहले फर्स्ट 3 मंथ्स का बताओ ना। 3,01,500। नेक्स्ट 14,04,000 टोटल, 17,05,500
17,05,500। चलो प्राइम कॉस्ट तक पहुंचे अपन, एफ। बोलो आगे, अभी क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोलो अभी फैक्ट्री। अब बताओ बच्चों, आपको लगता है कि नहीं सर ये कुछ तो अजीब क्वेश्चन है। अब बताओ, कॉमन सेंस के ऊपर सिर्फ मैथ्स है ना, अपना जो फॉर्मेट था हम कोई फॉर्मेट वायलेट कर रहे हैं यहाँ पे? बाकी मैथ्स ऐड हो रहा है सिर्फ, है या नहीं? चलो बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या दिया एडजस्टमेंट उन्होंने? पहले तो फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है और कुछ सेमी वेरिएबल है, यस और नो? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले लिखो 1 फिक्स्ड। चलेगा क्या बच्चों? फिक्स्ड। बोलो कितना है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स? 3,60,000 पर एनम। तो 3,60,000 इंटू 3/12, 3,60,000 इंटू 9/12, एंड इसका टोटल ऑब्वियसली 3,60,000 ही रहेगा फॉर द ईयर। डू एग्री? कितना था ये? 90,000 इज 2,70,000। 3 months 9 months, समझता है ना भाई? देन ये फिक्स्ड हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स में से। अभी वेरिएबल, वेरिएबल का कितना? 10 रुपीज पर यूनिट है। तो बता पहले 3 महीने में कितने यूनिट्स बनाए? 4,500 इंटू 10, टेल मी इज इट 45,000। अगले 9 महीने में कितने यूनिट्स बनाए? 21,600 इंटू 10, तो इज इट 2,16,000। टोटल 2,61,000। सही है बच्चों? थर्ड, सेमी वेरिएबल। बोलो सेमी वेरिएबल कितना है भाई? बोलो भाई 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एडिशनल 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज। वर्किंग नोट बनाए इसका? चलो नीचे जाओ, वर्किंग नोट में 1 बनाया था अपन ने। 2, कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल, क्या सेमी वेरिएबल? क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स। कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है भाई, सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोलो क्या लिखो उसमें? उसमें लिखते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स। चलेगा क्या बच्चों? फर्स्ट 3 मंथ्स का फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना रहेगा बताओ मुझे। उन्होंने क्या बोला है? 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, यस और नो? तो बोलो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए कितना था? 1,08,000 रुपीज, 1,08,000। ये कितना एक साल भर के लिए था ना? इंटू 3/12, यस और नो? कुछ एडिशनल है क्या? नहीं। क्यों? क्यों एडिशनल नहीं? क्योंकि 50% की कैपेसिटी यूज हुआ है पहले 3 महीने में, बट अगले 9 महीने में कितना परसेंट कैपेसिटी यूज हुआ है? 80%। तो यहां पे एडिशन तो कुछ होगा नहीं ना? कितना आएगा ये? रुपीज 27,000। सही है क्या? एंड अब बताओ नेक्स्ट 9 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स। अच्छा फर्स्ट 3 मंथ्स में 1,08,000 क्यों था समझा ना? क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 50% है, यस और नो? इधर लगे तो ब्रैकेट में लिख देना 50% कैपेसिटी फर्स्ट 3 मंथ्स में। लिखा गया आपने? एंड इधर कितना है बोलो? 80% कैपेसिटी। तो अब बताओ 80% कैपेसिटी के लिए मेरे ख्याल से खर्चा होना चाहिए 1,08,000 प्लस 46,800 प्लस 46,800। क्यों 2 बार प्लस हुआ हो? 50 से 70 तक जाने के लिए, और 70 के ऊपर 1 भी परसेंट गया, कुछ भी गया तो और 46,800 है। एडिशनल 20% और पार्ट देयर ऑफ, एडिशनल 20% और पार्ट देयर ऑफ। समझ आएगी? लिखा है क्लियरली, हमने अंडरलाइन किया था उसको। एडिशनल 20, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? तो बताओ इतना कब? लेकिन अगर समझ रहे हो क्या आप? बोलो 50% से कैपेसिटी मतलब 80% कैपेसिटी के लिए इतना कॉस्ट है, बट साल भर का है ना वो, इंटू 9/12, यस और नो?
कुछ गैर, अच्छा इंटू 80% वगैरह करना है क्या इसको? कुछ नहीं, समझा क्या आपको? ये कितना था? 1,51,200, 151,200 समझा क्या आपको? ये कैलकुलेशन कुछ गए कि दिमाग में? वापस एक्सप्लेन करूंगा एक बार, चलो देख, ध्यान दो, कुछ लोगों को नहीं समझाए तो मुझे बताओ। क्लियरली उन्होंने दिया है क्वेश्चन, देखो 1,08,000 पर एनम, यस और नो? कब? लेकिन 1,08,000 पर एनम, बोलो अप टू 50%, सही है। चलो अगले 9 मंथ्स का टेंशन छोड़ दो, साल भर का 1,08,000 है, तो 3 महीने का कितना? इंटू 3/12 कितना हुआ? 27,000। बट ये 27,000 कब एप्लीकेबल है? अगर तुम 50% तक ही कैपेसिटी यूज करोगे तो पहले 3 महीने में कितना कैपेसिटी यूज हुआ है? 50%, बात खत्म। अच्छा अगले 9 मंथ्स में कितना कैपेसिटी यूज हुआ है? 80%। तो अगर साल भर का 80% कैपेसिटी यूज हुआ तो कितना खर्च है? 1,08,000 प्लस 46,800, 70% तक जाने के लिए, एंड उसके आगे क्रॉस करना है तो और 46,800, तो 2 बार ऐड कर दिया मैंने। बट ये कब होता टोटल? साल भर का। हम ये साल भर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कि 80%? नहीं, 9 मंथ्स का है, इंटू 9/12, यस और नो? चलो बोलो फिर, जाओ मेन आंसर में, इधर लिख देना रेफर वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 मतलब ये नंबर कहां से आया, बाद में उनको कंफ्यूजन हुआ तो वर्किंग नोट 2 देखेगा कोई भी? बोलो कितना लिखूं? पहले कॉलम में 27,000, अगले कॉलम में 151,200, टोटल 178,200। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स तक पहुंचे क्या बच्चों? अपन पहुंचे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब कर देना सब टोटल एफ, मतलब सिर्फ वो एफ का टोटल कर रहे। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? वो फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, वो एफ का टोटल कर सकते हो कैसे आप? मतलब 90,000 प्लस 45,000 प्लस 27,000, सब टोटल का मीनिंग समझता है ना आपको? हाँ बोलो, एफ के अंदर जो 3 चीजें उसका टोटल बोलो कितना है? 1,62,000। नेक्स्ट 637,200, पक्का ना? टोटल 799,200, दिस सब टोटल एफ, मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल है जिसमें फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल तीनों आ गया। सही है बच्चों? अब बताइए ई प्लस एफ क्या रहेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। डब्ल्यूआईपी है क्या इधर? नहीं है तो छोड़ दो इसको, नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख दो फिर, यस और नो? या फैक्ट्री कॉस्ट ऐसे लिखा तो चलता है क्या? क्या लिखो बोलो? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इज इट ई प्लस एफ? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, इसलिए हमने ग्रॉस नेट के झंझट में अपन गए नहीं। बोलो फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 4 लाख, ई प्लस एफ करो, 4,63,500। नेक्स्ट 20,41,200 ना? 200 है, 20,41,200 टोटल। 25,04,700, 25,04,700 इज द फैक्ट्री कॉस्ट। चलो बोलो और क्या ऐड करना है इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो फिक्स्ड है, यस और नो? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फिक्स्ड है। अच्छा इसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन ट्रीट करना है या जनरल ट्रीट करना है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो आगे और बताओ क्या क्या है? सेलिंग ओवरहेड्स है, और क्या बाकी है? बस इतना ही बाकी है ना अभी? यस और नो? एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग इतना ही बाकी है ना? और कुछ पूरा क्वेश्चन एक बार देख लो मेरे भाई, देख लिया ना आपने? तो राइट डाउन एच, क्या लिखो बोलो? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स assumed to be related to production, assumed to be बोलो related to production। कुछ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वगैरह, कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी है क्या? है क्या कुछ? नहीं है ना? मतलब जो प्रोड्यूस किया वो बेच दिया हो, बराबर है ना? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितना है? कितना है? 5,18,400। तो टोटल के कॉलम में लिखता हूं ये 5,18,400। तो पहले एक कॉलम में क्या आएगा? 5,18,400 इंटू
3 by 12, 1,29,600 and 5,18,400 into 9 by 12, 3,88,800, 3,88,800. सही है भाई? ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन. तो इसका टोटल क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वैसे अगर आप यहां पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है और क्या बोलो और कौन सा ओवरहेड्स है? सेलिंग ओवरहेड्स. अब ऐड सेलिंग ओवरहेड्स करके डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा तो भी कोई गलत नहीं है. नहीं समझा आपको मैं क्या बोलूं? यस और नो? और क्या ऐड करके बोलो? सेलिंग ओवरहेड्स. ऐड करके अगर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखे तो प्रॉब्लम है क्या? मुझे कुछ बताओ. क्यों? क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में कोई स्टॉक एडजस्टमेंट है ही नहीं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी ऐसे कुछ है ही नहीं. फिर भी आपको और सेफर साइड जाना है तो पहले क्या लिखेंगे इसको बोलो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड. ये ऑब्वियसली प्रोड्यूस जो है वही सोल्ड है. तो इसको मैं सीओजी से लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड. टेल मी, इज इट जी प्लस एच? इज इट जी प्लस एच? बोलो कितना ये? 5,93,100. नेक्स्ट 24,30,000 टोटल. 30,20,100. 30,23,100. अब क्या ऐड करना बाकी है? उन्होंने क्या बोला उतना ऐड कर दो बस. सेलिंग ओवरहेड्स. सही है ना बच्चों? सेलिंग ओवरहेड्स. बोलो कितना है सेलिंग ओवरहेड्स? 8 रुपीज पर यूनिट है ना? बोलो पहले 3 महीने के यूनिट्स कितने? 4,500 इंटू 8 एंड आगे 21,600 ना इंटू 8. तो 4,500 इंटू 8, 21,600 इंटू 8 करो. 4,500 इंटू 8 36,000 and 21,600 into 8 172,800. total 2,08,800. 2,08,800. उसके बाद लिख देना के कॉस्ट ऑफ सेल्स. के क्या लिख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स. इज इट आई प्लस जे? इज इट आई प्लस जे? कॉस्ट ऑफ सेल्स. बोलो भाई कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स? 6,29,100 एंड 26,02,800. टोटल 32,31,900. इस कॉस्ट ऑफ सेल्स. बस खत्म है कॉस्ट शीट. वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहीं तक ही रहता है. समझा ना? यस और नो? कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच गए. चलो एक बार क्वेश्चन भी देख लेना ठीक से. उनके सारे क्वेश्चन का आंसर दिए क्या हम लोग? मेरे ख्याल से अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है. पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना भाई. बोलो पहला क्वेश्चन पढ़ो. प्रिपेयर द कॉस्ट शीट शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स. हो गया? चलो शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला था तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें लिखना जरूरी था. फिर नहीं समझा आपको? शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला था ना उन्होंने, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दिया अपन ने. चलेगा क्या? चलो आगे बताओ क्या लिख रहे हैं. कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स. अच्छा फर्स्ट 9 मंथ्स का सेलिंग प्राइस पता है क्या? सॉरी फर्स्ट 3 मंथ्स का सेलिंग प्राइस पता है क्या? पता है. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स इन ऑर्डर टू मेक अ टोटल एनुअल प्रॉफिट. अंडरलाइन करो उसको. टोटल एनुअल प्रॉफिट. कितना एनुअल प्रॉफिट चाहिए बोलो? 8,76,600. तो अगले 9 मंथ्स का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए इज अ क्वेश्चन. चलेगा क्या बच्चों? तो चलो फिर इसका आंसर फाइंड करते. राइट डाउन. नीचे वर्किंग नोट में थर्ड बना देना. चलेगा क्या? मतलब अपन ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं अभी. चलेगा क्या? चलो क्या लिखो? कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स. कैलकुलेशन ऑफ, बोलो जल्दी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स. अगले 9 मंथ्स का सेलिंग प्राइस पर यूनिट. अगले 9 मंथ्स मतलब कितने यूनिट्स बनाए हमने?
21,600, उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। सही है क्या भाई? तो राइट डाउन क्या टेबल में बनाएंगे आप, कैसे करेंगे? टेबल बनाएंगे क्या डायरेक्ट कैलकुलेट करूं? तो कुछ भी चल सकता है, डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? अब सुनो ध्यान से, टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ दिया है, सॉरी टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर पता है, उसमें अपन प्रॉफिट ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स फॉर द ईयर आएगा। टोटल सेल्स फॉर द ईयर में पहले 3 मंथ्स का सेल डिडक्ट कर देते, तो अगले 9 मंथ्स में इतना सेल होना चाहिए, डिवाइड बाय 21,600, खत्म। समझा क्या? टेबल बनाएंगे बेटर है, मतलब इसमें क्या अपने को लिखना पड़ता है दिस प्लस दिस, टेबल में कैसे डायरेक्ट ए प्लस बी सी प्लस डी कुछ भी लिख सकते हैं ना अपन, आसान हो जाता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर फर्स्ट बोलो नेक्स्ट 9 मंथ्स, लिख दो पर्टिकुलर्स अमाउंट, चलेगा क्या बच्चों? पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, सेलिंग प्राइस अपन पता कर रहे फॉर 9 मंथ्स में कितने यूनिट्स बनाने वाले अपन? 21,600। हो रहा है क्या थोड़ा हीट फील, क्या नहीं? एंड हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, मुझे क्लास में ऐसा दिखाना नहीं है कि सब कुछ बहुत आसान है, बराबर है कि नहीं? सब कुछ आसान कर सकते हैं अपन पढ़ाई करके, बराबर है कि नहीं? डिफिकल्ट काम करेंगे ही नहीं, इधर इंडिया में मैच खेलेंगे फ्लैट पिच पे, मारेंगे छक्के ऊपर छक्के, और बाद में बोलेंगे कि अपन बहुत भारी बैट्समैन है, बराबर है कि नहीं? उधर एक बॉल खेलते नहीं आ रहा है कि नहीं? सुधर नहीं रहा है कि खेलू कि छोड़ू, बराबर है कि नहीं? मजा नहीं है ना कुछ, एग्जाम में हमेशा ऐसा फ्लैट पिच आएगा जरूरी नहीं है ना भाई। इधर कैसे आईपीएल में देखते हैं फ्लैट पिच, ऊपर से 55 मीटर का बाउंड्री, उधर ऑस्ट्रेलिया में 85 मीटर का बाउंड्री है, मतलब जो आईपीएल में बाउंड्री रहता है ना वो शॉट पे, उधर सेम शॉट खेला ना भी ऑस्ट्रेलिया में, तो बाउंड्री का फील्डर जो है ना वो 20 फीट राइट 30 फीट अंदर आके भागते भागते कैच लेता है, जो आईपीएल में 6 रहता है, वो भी एकदम पब्लिक में। समझ आए क्या? तो फर्क है ना मेरे भाई, क्योंकि आईपीएल का पर्पस क्रिकेट नहीं है, एंटरटेनमेंट है, तो अपन कंफ्यूज कर रहे हैं ना फिर खुद को, बट अपना एग्जाम एंटरटेनमेंट नहीं है ना भाई, क्लास भी एंटरटेनमेंट नहीं है ना, है कि नहीं? क्लास क्या है? एजुकेशन, जिसका एग्जाम होता है। आप लोग तो नहीं सर बट हम मॉडर्न स्टूडेंट है, हम लोग ऐसे 4 दीवारों में बंधे हुए नहीं है, हम उसके लिए बेसिक्स क्लियर चाहिए यार, स्कोप पूरा दुनिया भर का है, स्काई इज द लिमिट, बट पहले क्या क्लियर चाहिए? बेसिक्स, है कि नहीं? चलो पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख रहे बच्चों, राइट डाउन। ए टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द, बोलो भाई ईयर कितना है फॉर द ईयर? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 32,31,900, 32,31,900। ये नंबर कहां से लिया समझ रहा है क्या सबको? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर। बी डिजायर्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, उनको कितना प्रॉफिट चाहिए साल भर का? डिजायर्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना प्रॉफिट चाहिए उनको? 8,76,600। अच्छा बताओ, ये टोटल कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट चाहिए, मतलब ए प्लस बी मतलब इतना टोटल सेल्स साल भर में होना चाहिए, इतना समझा क्या? अरे इतना टोटल कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट चाहिए मुझे, मतलब इतना टोटल सेल्स साल भर में होना चाहिए, तो क्या लिखो बोलो? डिजायर्ड टोटल सेल्स फॉर द ईयर। सही है क्या? डिजायर्ड टोटल सेल्स फॉर द ईयर, साल भर में इतना सेल होना चाहिए, ए प्लस बी बोलो कितना है? 41,08,500, इतना सेल होना चाहिए, बट उसमें से कुछ सेल हुआ है क्या? हुआ है पहले 3 महीने में, कितना क्या सेलिंग प्राइस बेचे आपने? 145 पर यूनिट, लिखा है ना क्वेश्चन में, तो बोलो सेल्स वैल्यू जनरेटेड, सेल्स वैल्यू बोलो जनरेटेड इन फर्स्ट 3 मंथ्स, इन फर्स्ट बोलो 3 मंथ्स, कितने यूनिट्स बेचे भाई पहले 3 महीने में? 4,500। क्या रेट से बेचे? ₹145, 6,52,500। इतना सेल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, 6,52,500, इतना सेल जनरेट हो चुका है, यस और नो? अब बताओ
सेल्स वैल्यू बोलो टू बी जनरेटेड, बराबर है ना, सेल्स वैल्यू टू बी जनरेटेड इन नेक्स्ट 9 months, इन नेक्स्ट 9 months, तो कितना आएगा बच्चों ये सी माइनस डी। टोटल सेल कितना चाहिए, उसमें से पहले 3 महीने में सेल कितना आ चुका है, क्या था ये 34,56,000, सही है क्या, राइट डाउन एफ। क्या पूछा है उन्होंने, बोलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर नेक्स्ट 9 months, यही पूछा है ना, तो राइट डाउन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर नेक्स्ट 9 months, selling price per unit for next 9 months. Tell me, is it E divided by 21,600, 21,600 या 100, 600 कितना था रुपीज 160 ऑब्वियसली पर यूनिट, बराबर ना बच्चों, लिखा है हमने इधर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, है कि नहीं। ये 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है, इसमें से अब कुछ छोटा हो के आएगा, कुछ आएगा, जो भी कुछ है भाई उसकी चिंता नहीं करने का, अपने को सवाल होता ही है, इसको रिवाइज करने का अगर जाके, है कि नहीं। क्लास में मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुपर्ब लगता है भाई, बहुत सब आसान है बट ये खुद के लिए भी आसान हो सकता है ना, नहीं तो फिर कॉस्ट शीट के चिल्लर क्वेश्चन सॉल्व करके खुश रहने का दूसरा उपाय वो भी है, और बोलने का कॉस्ट शीट डन, मटेरियल्स डन, क्या जबरदस्त अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं ना मैं, अच्छा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मैं आपको बोलूंगा और आप बोलेंगे बाहर, बट आपको किसने पूछा कि भाई तुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त हुआ है, तुझे किसने बोला, तो सर नहीं बोला, बराबर है कि नहीं।